नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो हम सब लॉकडाउन के चौथे फेज में पहुंच चुके हैं। इस चौथे फेज में आपने शायद गौर किया होगा कि सड़कों पर गाड़ियों की तादाद पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। बाजारों में थोड़ी बहुत हलचल भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हमने देखा है, जो पहले की अपेक्षा ज्यादा है। आज पहली बार एक दिन में मरीजों की संख्या 5,000 के पार चली गई है और अब तक कुल मरीजों की संख्या 96,000 के पार चली गई है। इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ रियायतें देने का निश्चय किया है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। जैसे अंतर्राज्यीय बस सेवा यानी कि इंटर स्टेट बस सेवा जो है, इंटर स्टेट बस सर्विस जो है वो शुरू हो सकेगी। निजी वाहन भी चल सकेंगे, लेकिन इस बारे में फैसला राज्य ही लेंगे। मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कौन सी दुकानें खुलेंगी इसके बारे में फैसला राज्य लेंगे। कोरोना की स्थिति के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का निर्णय भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेंगे। तो अमलेंदु जी, सारे फैसले राज्य लेंगे, लेकिन शुरुआती तीनों लॉकडाउन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ये फैसले तो मोदी सरकार ने लिए। पहले लॉकडाउन के वक्त तो राज्यों से चर्चा तक जरूरी नहीं समझी मोदी सरकार। शायद सरकार कोरोना से संकट को सियासी तिकड़म की तरह आसान मान रही थी, जहां बहुमत का जोर दिखाकर मनचाहे फैसले लिए जाएं और विपक्ष को जवाब देना भी जरूरी न समझा जाए, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पिछले 6 साल में। अगर कोरोना एक आध लॉकडाउन में ही काबू में आ जाता तो शायद फिर इस वायरस पर राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाकर सरकार अपनी छाती और चौड़ी करती। देश के बदल चुके इतिहास में यह दर्ज किया जाता कि मोदी जी के कारण ही कोरोना जैसे दुश्मन को हरा दिया गया, और इस बात को चुनाव में भी खूब भुनाया जाता। क्या कहेंगे आप? क्या अब सरकार ने जनता को राज्य सरकारों के हवाले कर दिया है अमलेंदु जी, क्योंकि मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे राज्य सरकारों के हवाले क्या कर दिया है कि अब जब जो है मतलब कोरोना का मुसीबत जो है वो अब मोदी जी के ऊपर आने वाली है, जब ये की जिम्मेदारी अब मोदी जी इसकी वहन करें, क्योंकि ये सारे संकट जितने भी हैं वो मोदी जी के ही लाए हुए हैं। तो उस बड़े करीने से जो है वो राज्यों की तरफ जो पास ऑन किया जा रहा है कि अब जब बीमारी बढ़ेगी तो ये राज्यों के सिर पे इसका ठीकरा फोड़ा जा सके। बहुत होशियारी के साथ मोदी जी इसको पास करना चाहते हैं, लेकिन अब तक की जो विफलताएं हैं वो मोदी जी के सिर ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसलिए अब वो कहीं भी पास करें, अगर कोरोना से की विफलता जो है वो सामने आती है और देश को जो नुकसान हो रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केवल जो है मोदी जी के ऊपर आती है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं आती है। तो इसलिए मोदी जी अब चाहे लॉकडाउन में ढील दें, चाहे लॉकडाउन लागू करें, चाहे राज्यों से कहें या कुछ छूट दें, या कहें अब राज्य तय कर लेंगे, बसें अब राज्य चलाएंगे, कुछ भी कहें, लेकिन जिम्मेदारी जो है इस विनाश की वो मोदी जी के ऊपर ही आके पड़ती है। मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हें जिम्मेदारी से भागना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्र की जो है यही उनसे आकांक्षा भी है कि मोदी जी जो है इस विनाश की जिम्मेदारी अपनी ऊपर लें, और हो सके तो मोदी जी जो है वो जहाँ जाना चाहें वो वहाँ चले जाएं, लेकिन इस देश के ऊपर जो अपनी कृपा जो है वो बना करके रखें। आप देखिए कि पहले जो है जब लॉकडाउन लागू किया तो आपने 3.5 घंटे का जो है समय देश को दिया, और आपने जो है ना विपक्ष से बात की, ना आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, और यहाँ तक कि आपने अपनी कैबिनेट में भी सलाह नहीं ली, और आपने जो 3.5 घंटे के अंतर पे जो है लॉकडाउन लागू कर दिया। जबकि संविधान में मोदी जी को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है कि पूरे देश के ऊपर जो इस तरीके से वो आपातकाल थोप सकें। यानी आपातकाल भी अगर थोपना होगा तब भी जो है वो कैबिनेट में उनको जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के दस्तखत कराने पड़ेंगे। लेकिन इस आपातकाल को थोपते समय कोई भी जो थी वो मर्यादा जो थी, संवैधानिक मर्यादा, उसका पालन जो था मोदी जी ने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जो विनाश आया है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो और चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो, उसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी होगी। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने बहुत खूबसूरती के साथ इस लॉकडाउन का इस्तेमाल जो है अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए लिया है। और अपने राजनीतिक एजेंडा जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब शुद्ध रूप से मोदी जी का एजेंडा है, ना वो भाजपा का एजेंडा है, ना वो आरएसएस का एजेंडा है। जिस तरीके से निजीकरण की जो है किया गया है, और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का रास्ता जो है मोदी जी ने खोला है, उसको लेकर के यही साफ कहा जाता है कि आपने पूरे देश को बंद करके जो है देश को जो है पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम किया है। जी जी
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। और अमलेंदु जी, सब कुछ बदल रहा है, हम देख रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, मोदी जी के जो निर्णय हैं वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में जो है वो फेज़ों की गिनती के साथ साथ लोगों के घूमने फिरने की आज़ादी में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अब भी जस की तस बनी हुई है, और वो है गरीब कामगारों की परेशानी जो अब भी बनी हुई है। और अगर गहराई से समझने की कोशिश करें अमलेंदु जी, तो इन लाचार लोगों की परेशानियों में लगातार बढ़ोतरी ही होती जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम खबर देखें, चाहे मध्य प्रदेश के सागर की, चाहे उत्तर प्रदेश के औरैया की दिल दहलाने वाली जो घटना है, उसके बाद सियासत ने भी जोर पकड़ा है। दिल्ली में राहुल गांधी सड़कों पर निकले और गरीब मजदूरों से मुलाकात की। उधर प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके मजदूरों को लाने के लिए 1000 बसों की परमिशन मांगी। और इसके बाद आज जो खबर आई कि योगी सरकार ने आज प्रियंका गांधी को चिट्ठी भेजकर बसों के नंबर, ड्राइवर के नाम और सफ़र करने वाले गरीब मजदूरों के नाम मांगे हैं, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। आप इस पूरे प्रकरण को अमलेंदु जी किस तरह से देखते हैं? असल में बहुत ही अमानुषिक चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से प्रधानमंत्री का जो वो सामने निकल करके आया है इस कोरोना संकट काल में। और जिस तरीके से ये हरकतें की जा रही हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये स्वयं जो है पूरे राष्ट्र को जो है ये न्योता दिया है कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर अब सवाल उठाए। और देखिए अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी तो सड़क पे बाद में निकले, यशवंत सिन्हा तो सड़क पे बाद में बैठे, प्रियंका गांधी ने चिट्ठी बाद में लिखी, मगर जो इस देश का मजदूर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस मजदूर ने सबसे पहले इस लॉकडाउन को तोड़ा। लॉकडाउन को तोड़ करके वो सड़क पर पे उतरा। और आप देखिए जगह जगह जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है। और आप देखिए इससे ज्यादा अमानुषिकता क्या हो सकती है कि आदमी 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर पैदल चलता हुआ चला आ रहा है, रास्ते में भूख से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मतलब कल एक मैं मंत्री जी का देख रहा था वीडियो, पता नहीं वो सच है या गलत है, यूपी के मंत्री का था, वो कह रहे थे कि मजदूर जो है वो चोर जगह तो इस तरीके से भाग रहे हैं। यानी आप देखिए इतना ज्यादा जो है अमानुषिकता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर जो भर गई है कि उनको मजदूर चोर जगह नजर आ रहा है। तो आप समझिए ये स्थिति है। अब सवाल ये है कि जब प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बसें हमारी तैयार खड़ी हैं बॉर्डर पर, खड़ी हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम मीडिया दिखा रहा है, और जो बॉर्डर है वहां पे मजदूरों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, ये तमाम मीडिया के लोग ही दिखा रहे हैं। और वो गोदी मीडिया दिखा रहा है जो मोदी जी की वाह वाह कर रहा है उसके साथ ही। जब वो दिखा रहा है तो इसका मतलब तो बातें सही है। अब सवाल ऐसे में ये है कि जब 16 तारीख को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी, तो 18 मई को उस चिट्ठी का जवाब आना, उसके बाद ये कहना है कि आप हमको गाड़ियों की सूची दीजिए और साथ में मजदूरों के नाम की सूची भी दीजिए। ये कहां तक जो है वो सवाल है। मतलब आप तो खुद बस भी नहीं चलाएंगे, आप जो है वो रेलगाड़ी भी नहीं चलाएंगे, आप मजदूर को जो है पैदल भी नहीं चलने देंगे, उस पर आप मुकदमे कायम करेंगे। उन मजदूरों को जो खाना खिलाने की बात करेगा, उनको खाना खिलाएगा, आप उस पर मुकदमे कायम कर देंगे। और अगर दूसरा कोई मदद कर रहा है तो आप उसको गिरफ्तार भी करेंगे। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो मजदूरों को जब गाड़ियों पर, जब बड़ी इन्हें बसें नहीं जाने दी तो छोटी गाड़ियों से उन्होंने जब पहुंचाया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो सारी हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारें कर रही हैं, ये निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की अमानुषिकता और भारतीय जनता पार्टी की इस देश की जनता के खिलाफ जो है लड़ाई को जो है वो उजागर करती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है अपने चाल चरित्र चेहरे पे फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है और इस जनता से जो है माफी मांगने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। तो एक लोकप्रिय सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो जनता के हित में फैसले ले और जनता की परेशानियों, उसकी मुसीबतों में सामने आकर मदद करे। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार का जो रवैया दिख रहा है अमलेंदु जी, उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा वो शायद कम होगा। हम सब ने देखा है कि 12 मई की रात 8 बजे मोदी जी ने कैसे तुकबंदी मिलाते हुए साल 2020 में 20 लाख करोड़ का मदद करने का, जो 20 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया था। और उसके बाद जब वित्त मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए फंड के अलॉटमेंट के बारे में बताया, तो सब कुछ साफ हो गया कि मोदी जी के ऐलान से किसको कितना फ़ायदा होने वाला है। गरीब आज भी उसी उन्हीं हालात से जूझ रहे हैं गरीब, और जहां वो आज से 1.5 महीने पहले थे। ये सब हम देख रहे हैं, लगातार इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तो उनकी चप्पलें भी हम देख रहे हैं कि घिस गई हैं। तपती धूप में खाली पैर सड़कों पर चलकर जो हैं उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। लेकिन आश्चर्य है कि मोदी सरकार ने अपने आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है अमलेंदु जी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, या शायद वो देखना ही नहीं चाहती है। खैर,
तो आज के लिए अमलेंदु जी बस इतना ही। आप सभी ने दर्शकों, आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुना, इस गंभीर चर्चा को आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन जो है उसको भी आप दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं, जब भी हम लाइव आते हैं, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप तक पहुंच पाए। और लगातार मैं कहूँगा कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आते हैं तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि समय समय पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ, ये हमारा कहना है। और हमारा काम अवेयरनेस फैलाना है, मतलब कि लोगों को अवेयर करना है, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें, अच्छी खबरें जो है वो पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, यही हमारी कोशिश रहती है। और इसी के तहत हम हर प्रोग्राम को लेकर के आप तक आते हैं, और लगातार हमारे साथ इस प्रोग्राम में अमलेंदु जी बने रहते हैं। तो हम और अमलेंदु जी मिलकर के यही कोशिश करते हैं कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक हम पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अमलेंदु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस गंभीर चर्चा में भाग लिया। और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।